फ्रांस के कांस फिल्म फेस्टिवल में एक इंडियन फिल्म का प्रीमियर हुआ। नाम था डियर फ्रेंड हिटलर और ये फिल्म इंडिया में भी रिलीज हुई थी बाय द नेम ऑफ गांधी टू हिटलर। प्रोड्यूसर अम्रपाली मीडिया विजन। बजट ऑलमोस्ट 15 करोड़। उसी वक्त इंडिया में 42,000 से ज्यादा फैमिलीज पूरी जिंदगी भर की कमाई एक साथ जोड़ रहे थे सो दैट वो एक सपना पूरा कर पाए कि खुद का एक फ्लैट हो। आज 14 साल बाद फिल्म तो बन के रिलीज भी हो चुकी है बट फ्लैट्स वो अभी तक नहीं बने। ये बात सुप्रीम कोर्ट तक गई और सुप्रीम कोर्ट के फॉरेंसिक ऑडिट ने ये पाया कि 5,619 करोड़ ये पैसा होम बायर्स का था जिसको कहीं और डाइवर्ट कर दिया। डायरेक्टर की बेटी की शादी में 1.35 करोड़ लग गए। उस शादी की ज्वेलरी में 3.39 करोड़ लग गए और बॉस ने ऑफिस के पियून को सेवरल डमी कंपनीज का ऑन पेपर डायरेक्टर बना के रखा हुआ था और खुद महेंद्र सिंह धोनी 7 साल तक अम्रपाली के ब्रांड एम्बेसडर थे। अनिल शर्मा अम्रपाली के फाउंडर 2018 से जेल में है एंड 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अप्रूव किया कि एमबीसीसी सेम प्लॉट में 13,000 हाई एंड अपार्टमेंट्स बनाएगा। वो भी क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल बायर्स थे उनका पैसा रिकवर हो पाए। जिन फैमिलीज ने 2010 में एक सिंपल मिडिल क्लास घर के लिए 45 लाख रुपीस तक दिए, उनके ही सेम प्लॉट में अब लग्जरी फ्लैट्स बन रहे हैं। ये इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट स्कैम है। मेरा बस एक मिशन है, मैं नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ पैसों की वजह से सैक्रिफाइस करो। इस चैनल पे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये बताऊँ पैसे को समझना कैसे है, वो केस स्टडीज जिससे हम समझ पाए कि हम अपने पैसे और सेविंग्स को प्रोटेक्ट कैसे कर पाए एंड पैसे को कहाँ सही जगह इन्वेस्ट करें सो दैट लॉन्ग टर्म में आपकी एक अच्छी वेल्थ क्रिएट हो। अगर आपको हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। और आज हम अम्रपाली की कहानी देखेंगे, सिर्फ इस स्कैम के लिए नहीं, वो पैटर्न समझने के लिए। बिकॉज अगर आप ये पैटर्न समझ गए तो कभी भी कोई भी बिल्डर आपके साथ सेम चीज कर ही नहीं सकता। अब पहले समझते हैं कि अम्रपाली बना कैसे। अनिल कुमार शर्मा आईआईटी खड़गपुर से, सिविल इंजीनियरिंग बैच 1983, ओरिजिनली बिहार से। पहले ये एनटीपीसी में गवर्नमेंट क्लास 1 ऑफिसर बन गए। 20 साल की सरकारी नौकरी की, उसके बाद रियल एस्टेट में आ गए। पहला प्रोजेक्ट नोएडा में शुरू किया ऑफ 107 फ्लैट्स और सिर्फ 12 साल के अंदर 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स, 24 से ज्यादा सिटीज में अपनी प्रेजेंस क्लेम की। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, जयपुर, लखनऊ, इंदौर, रांची, कोची। और सिर्फ इतना ही नहीं है, 2013 में CREDAI NCR जो रियल एस्टेट की एक एपेक्स बॉडी है, ये उसके प्रेसिडेंट तक बन गए। और अब आया इनका मार्केटिंग का मास्टर स्ट्रोक। 2009 टू अप्रैल 2016 तक 7 इयर्स के लिए ये अम्रपाली के ब्रांड एम्बेसडर थे। एंड लेट मी रिमाइंड यू, इस टाइम पे महेंद्र सिंह धोनी अपनी इंपॉर्टेंस के एकदम पीक में थे। क्रिकेट के इंडिया कैप्टन, एक ट्रस्टवर्दी फेस। और अम्रपाली का इसके साथ टैगलाइन क्या था? अम्रपाली इज द बेस्ट, यू डिजर्व द बेस्ट। एक बायर ने एक न्यूज इंटरव्यू में ये भी बताया, और शायद मैं उनको थोड़ा पैराफ्रेज कर रहा हूँ, कि जब हमें पता चला कि धोनी जैसे लोग अम्रपाली के विलास में रहने वाले हैं तो हमें लगा कि इंडियन टीम के कुछ सिलेक्टेड प्लेयर्स वहां पे रहने वाले हैं, तो अम्रपाली तो सेफ ही होगा, ये तो कितना प्रेस्टिजियस होगा। आप देख रहे हो कैसा परसेप्शन क्रिएट किया गया। और ये कोई ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं था, ये केयरफुली मैन्युफैक्चर्ड ट्रस्ट था। और ट्रस्ट के साथ आए बड़े बड़े क्लेम्स। अम्रपाली ने बोला दैट हम अफोर्डेबल हाउसिंग को फोकस करते हैं, हम मिडिल क्लास का सपना पूरा करते हैं, हम गवर्नमेंट की अफोर्डेबल हाउसिंग की पॉलिसी के साथ फुल्ली अलाइंड है। 2010 के लॉन्चेस में तो उन्होंने एक स्लोगन रोटी कपड़ा मकान ये भी यूज किया। और यहीं से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज शुरू हो गई। एम्पायर तो बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा था, बट उसके साथ साथ अनिल शर्मा जो फाउंडर थे वो बहुत डिफरेंट चीजें भी बिल्ड कर रहे थे। 2009 में अम्रपाली मीडिया विजन, एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी, ये शुरुआत हो गई थी। और इसी प्रोडक्शन हाउस की फिल्म डियर फ्रेंड हिटलर कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर किया था। फिर 2013 में दूसरी फिल्म आती है बाय द नेम ऑफ आई डोंट लव यू। और अभी सर सिर्फ शुरुआत है। हॉस्पिटैलिटी में एंट्री ले ली, होटल्स खुल गए बरेली में, दियोगढ़ में। फिर FMCG में भी एंट्री ले ली, जहाँ पे एक मम्स की फूड ब्रांड बनाई
इन बिहार, मम्स मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड। फिर ये एजुकेशन वेंचर्स में भी आ गए। बिहार में बालिका विद्यापीठ जैसे स्कूल्स ये खुलने शुरू हो गए। फिर अगला स्टेप क्या था? शायद आपने सही गेस कर लिया है, 2014 में ये आ गए लोकसभा इलेक्शंस में। जहेंद्राबाद बिहार से जेडीयू के टिकट पे, बट वहां से ये सीट हार गए। और एक बार अब इनकी बैलेंस शीट में नजर डालते हैं। जो इनके टेंजिबल एसेट्स थे 2011 में थे अराउंड 30 करोड़, 2015 तक आते आते ये हो गए ऑफ 299 करोड़। और उसी पीरियड जब इनकी इतनी मैसिव ग्रोथ हुई फ्रॉम 2011 टू 2015, इन सालों में जो प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस हुई वो थी 0। एम्पायर तो मैसिवली ग्रो कर रहा है, बट फ्लैट्स लोगों को मिल ही नहीं रहे, घर कंस्ट्रक्ट ही नहीं हो रहे। और असली सवाल ना इधर शुरू होता है कि ये पैसा कहाँ जा रहा था, इतने नए वेंचर्स का पैसा आ कहाँ से रहा था। अब एक नॉर्मल होम बायर को क्या लगता है कि भाई जब वो बिल्डर को पैसा दे रहे हैं, उस पैसे से बिल्डर सीमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेबर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टील में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आर्किटेक्चरल प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जब टावर खड़ा हो जाएगा, उनका फ्लैट रेडी हो जाएगा, बिल्डर उनको पोजीशन दे देगा। सिंपल। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या। 2017 ने बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंसॉल्वेंसी की पिटीशन फाइल कर दी। एनसीएलटी ने भी ये एडमिट कर दिया, और बिकॉज होम बायर्स के बीच में इतना गुस्सा आ रहा था, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिसमें 2500 से ज्यादा होम बायर्स ने अपनी पिटीशन रखी। कोर्ट ने फिर एक फॉरेंसिक ऑडिट वो ऑर्डर किया, और ऑडिट में जो मिला ना, उसने पूरे इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री, पूरे इंडियन कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। 5619 करोड़ से ज्यादा पैसा जो होम बायर्स का था उसको कंप्लीटली डाइवर्ट कर दिया शेल कंपनीज में, डायरेक्टर्स के पर्सनल अकाउंट्स में एंड अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में। अब अगर मैं आपको नंबर्स बताऊंगा तो हाँ आप शॉक हो गए, बट यहाँ पे हमें सिर्फ नंबर्स पे बात नहीं करनी है, हमें इसका मैकेनिज्म समझना है। जो फर्स्ट मैकेनिज्म आता है वो है ऑफ फेक सप्लायर्स। 842 करोड़ से ज्यादा पैसा फेक सप्लायर्स को पैसा दिया गया। और फॉरेंसिक ऑडिट के टाइम जब इन फेक सप्लायर्स को ट्रेल किया जा रहा था तो स्लिप्स मिलती हैं, जो ट्रक्स प्रोजेक्ट साइट्स के अंदर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। स्लिप्स में ये दिखाया कि फुल्ली लोडेड ट्रक्स 4 मिनट के अंदर गए, अनलोड हुए, और फिर लोड होके दोबारा 4 मिनट में बाहर आ गए। 4 मिनट में इतना बड़ा ट्रक पहले अनलोड फिर दोबारा लोड कभी हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है। फेक सप्लायर्स को इस लेवल तक छुपाया गया। दूसरा मैकेनिज्म होता है ऑफ डमी कंपनीज। ऑडिट में अब ये मिला कि आम्रपाली ने बहुत सारी शेल कंपनीज खोली हुई थी, और आपको पता है इन कंपनीज के डायरेक्टर्स कौन थे? एक नाम है चंदन कुमार, जो आम्रपाली की बिल्डिंग में प्यून थे। वो ऑन पेपर करोड़ों की कंपनी के डायरेक्टर थे। वो डायरेक्टर थे उस कंपनी में जिस कंपनी की वजह से 140 करोड़ फॉरेन लॉन्ड्रिंग के लिए बनाई गई कंपनी, उस कंपनी के डायरेक्टर थे। एक बार सोच के देखो, 15,000 महीना जो आदमी कमा रहा है वो ऑन पेपर करोड़ों की कंपनी का मालिक था, और ऐसे ही थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस को लॉन्डर किया गया। अब आते हैं तीसरे मैकेनिज्म में, जो है डायरेक्टर का खुद का लाइफस्टाइल। फॉरेंसिक ऑडिट ने ये स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट किया। 67.13 करोड़ डायरेक्टर्स को प्रोफेशनल फीस के नाम पर टैक्स फ्री पेड किए गए, बिना कोई एक्चुअल प्रोफेशनल सर्विस के। 3.39 करोड़ डायरेक्टर्स की पर्सनल ज्वेलरी पर होम बायर के जो पैसे थे वो खर्च किए गए। 1.35 करोड़ एक डायरेक्टर की बेटी की शादी पे खर्च किया गया, प्लस हेलीकॉप्टर सर्विसेज, लग्जरी कार्स, फैंसी ट्रैवल्स, लाइफस्टाइल अपग्रेड टू द मैक्स। जो पैसा एक मिडिल क्लास फैमिली हर महीने बचा रही थी, ईएमआई पे कर रही थी कि बस इस पैसे से मेरा एक सपना कि मेरा खुद का घर बन जाएगा, वही पैसा ये डायरेक्टर्स अपने पर्सनल अय्याशियों में उड़ा रहे थे। चौथा मैकेनिज्म बॉलीवुड, FMCG एंड होटल्स। याद है ना आपको आम्रपाली मीडिया विजन, जिससे मैंने वीडियो शुरू की थी? कोर्ट की फाइंडिंग से आपसे ये कंपनीज को क्रिएट इसलिए किया था कि ये कंपनीज मूवीज बनाए, और वो भी क्यों? क्योंकि मूवीज बनाना डायरेक्टर्स का एक पर्सनल डिजायर, किसके एक्सपेंस में? होम बायर्स के पैसे के ऊपर। कांस में जो फिल्म प्रीमियर हुई थी वो होम बायर्स के पैसे की थी। FMCG की जो ब्रांड थी वो होम बायर्स के पैसे की थी। बरेली और दियोगढ़ में जो बड़े बड़े होटल्स थे सर, वो भी इन होम बायर्स के पैसे के ही थे। फिर आता है पांचवा मैकेनिज्म, वो है धोनी का कनेक्शन। धोनी जो खुद इस पूरी कहानी में एक्चुअली एक विक्टिम की तरह बाहर आए हैं। उन्होंने 2009 में आम्रपाली के एक प्रोजेक्ट में 5500 स्क्वायर फीट का एक पेंट हाउस बुक किया था, पोजेशन मिला ही नहीं। अप्रैल 2016 में होम बायर्स के प्रेशर से धोनी ने स्टेप डाउन कर लिया फ्रॉम बीइंग द आम्रपाली ब्रांड एम्बेसडर। 2019 में धोनी खुद सुप्रीम कोर्ट गए अपने खुद के पेंट हाउस के ओनरशिप राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो धोनी का रोल यहाँ पे काफी कॉम्प्लिकेटेड है। वो एक ब्रांड एम्बेसडर हैं जिन्होंने क्रेडिबिलिटी लेंड की, वो एक बायर भी हैं जिनके खुद का पैसा डूब गया, बट कोर्ट ने धोनी को पर्सनली गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया है। और यही पैटर्न का कोर है। ट्रस्ट सिग्नल्स देखिए, सेलिब्रिटी,
ब्रांड, स्केल। इस ट्रस्ट को मैन्युफैक्चर किया गया और इस ट्रस्ट के पीछे कोई फंड डिसिप्लिन था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ बोला है, इट इज शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट सच लार्ज स्केल चीटिंग हैज टेकन प्लेस एंड मिडिल एंड पुअर क्लास होम बायर्स हैव बीन कंप्लीटली ड्यूप्ड एंड डिप्राइव्ड ऑफ देयर हार्ड अर्न्ड मनी एंड लाइफ टाइम सेविंग्स। ये कोर्ट के शब्द हैं, मेरे नहीं। 23 जुलाई 2019 सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आया। अम्रपाली की रेरा रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड, लैंड लीज्ड कैंसल, अनिल शर्मा और 2 और डायरेक्टर्स को जेल। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, जो एक गवर्नमेंट पीएसयू है बाय द नेम ऑफ एनबीसीसी, को अपॉइंट किया कि जो भी सारे स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं अम्रपाली के, उनको कंप्लीट किया जाए, वो भी 8% कमीशन पर। टोटल इंपैक्ट सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड्स के हिसाब से 42,000 बायर्स। एंड कुछ मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट्स पढ़ूंगा तो ये 42,000 बायर्स का नंबर बढ़ के हो जाता है टू 48,000 बायर्स। एक बार सोच के देखिए, 48,000 फैमिलीज, 26 प्रोजेक्ट्स स्टॉल्ड, 11 इन नोएडा, 14 इन ग्रेटर नोएडा, 1 इन मानेसर। और जब इन होम बायर्स अपना घर खरीदा था ना, तो उनको प्रॉमिस पोजेशन क्या था जो पेपर में लिख के दिया था, 3 साल, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल भी हो गए, अभी तक घर की पोजेशन नहीं मिली है। और यहाँ कहानी ना खत्म नहीं होती है, यहाँ से कहानी का एक और भी ज्यादा दर्दनाक लेयर वो शुरू होती है। दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट ऑर्डर आया। एनबीसीसी को यह अलाउ कर दिया अम्रपाली के जो 6 स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें वो 8,000 एडिशनल फ्लैट्स बना ले। ओरिजिनली 13,000 फ्लैट्स का प्रोजेक्ट था, अब इसमें 8,000 और ऐड होंगे। फ्लोर एरिया रेशियो FAR जो 2.75 पे जिसने होम बायर्स पे लिया था, अब वो बढ़ के हो गया है 3.5। और इसके लिए एनबीसीसी ने 743 करोड़ पे किए हैं नोएडा अथॉरिटी को और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को। अब जो 8,000 नए फ्लैट्स बनेंगे वो किस कैटेगरी के होंगे? एनबीसीसी के चेयरमैन का ऑफिशियल स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं, हाई एंड अपार्टमेंट्स। एक बार सोच के देखिए, 2010 में एक फैमिली ने 45 लाख रुपए तक दिए एक अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, एक मिडिल क्लास का अपना खुद का प्रेस्टिजियस घर। फिर 2024 में 14 इयर्स बाद सेम प्लॉट पर हाई एंड अपार्टमेंट्स उनको अप्रूव कर दिया। वो भी किसके लिए? उनके लिए नहीं, नए और ज्यादा अमीर बायर्स के लिए। और जो पैसा वो नए और अमीर बायर्स देंगे, उन पैसों से ओल्ड बायर्स का जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो रिकवर होगा। ये ना एक बड़ी स्ट्रेंज किस्म की इंसल्ट है। आपने पैसा दिया है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए और कोर्ट ने उन फ्लैट्स की डिलीवरी के लिए आपको एक पाथ भी दिखाया, पर उसी लैंड पर लग्जरी फ्लैट्स बनाने उसकी शर्त पर। आप एक ओरिजिनल बायर हो, बट अब आपकी प्रॉपर्टी एक हाई एंड सोसाइटी बनेगी अब, और उसी प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस फीस अब इतनी हाई होगी जो शायद उन फैमिलीज ने कभी सोचा ही नहीं था। सोसाइटी फीस वो भी बहुत हाई एंड होने वाली है। अब आपका जो मिडिल क्लास आउटकम था वो कोर्ट ऑर्डर ने फंडामेंटली उसको रीराइट ही कर दिया। जस्ट थिंक अबाउट द इमोशनल ट्रॉमा इट हैज कॉज्ड टू सो मेनी फैमिलीज। एक आदमी मेहनत की कमाई से इसकी EMI भर रहा है, पूरे फैमिली में बच्चों को, बीवियों को, अपने पेरेंट्स को वो दिखा रहे हैं कि देखो यहाँ पे हम रुकेंगे, ये हमारा फ्लैट होगा, इस फ्लैट से ये हमारा व्यू होगा, इस अपार्टमेंट्स में ये चीजें हैं। सैंपल फ्लैट्स बच्चे देख रहे हैं, बच्चे वेट कर रहे हैं कि अब शिफ्ट होंगे, अब शिफ्ट होंगे, अब शिफ्ट होंगे। वो कभी आया ही नहीं और अब ये हो रहा है। और मैं आपको असली कहानी सुनाने वाला हूं। अब ये बहुत इंटरव्यूज में वो कहानियां मिलेंगी, तो ये कहानियां मैं हल्की सी पैराफ्रेज कर रहा हूं, बट मेनली यही है। भुवन चंद दिमरी 2012 में उन्होंने एक फ्लैट बुक किया, टावर C12 फ्लैट 502। अब 13 साल हो गए हैं। पहले वो वैशाली में रहते थे, बच्चे वहीं पढ़ते थे। फिर 2023 दिसंबर एनबीसीसी जब आया आफ्टर द कोर्ट ऑर्डर, उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रॉमिस किया कि पोजेशन मिलेगी, तो फैमिली ने अपने बच्चों का स्कूल को शिफ्ट करा दिया और आज भी वो रेंट पे ही रह रहे हैं और साथ ही साथ EMI भी भर रहे हैं अपने फ्लैट की। उन्होंने खुद ही न्यूज इंटरव्यू में बोला कि अब तो हमें इतना टाइम हो गया लड़ते हुए कि उम्मीद की कोई होप भी अब खत्म हो गई है। जस्ट थिंक अबाउट द मेंटल ट्रॉमा। वीरेश कुमार शर्मा, इन्होंने अम्रपाली के ड्रीम वैली प्रोजेक्ट में 2012 में अपनी बुकिंग की। प्रॉमिस क्या था? 3 सालों में आपको फ्लैट की पोजीशन मिल जाएगी, और अगर 3 साल से ज्यादा हुआ तो मैक्सिमम 6 महीने ज्यादा। रियलिटी में 13 साल लग गए और अभी भी हम गिन ही रहे हैं। वीरेश 20,000 महीने का रेंट दे रहे हैं और 25,000 महीने की EMI। सारी की सारी रिटायरमेंट सेविंग्स खत्म हो चुकी हैं वो बैंक लोन खत्म करने के लिए। और ये उनके खुद के शब्द है कि अब हमारे पास कोई और इनकम सोर्स है भी नहीं। और इन सब का पैसा कहाँ गया? डायरेक्टर्स ने अपने मजे में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने बच्चों की शादी में लगा दी। आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। विनय कुमार सिंह 2013 में इन्होंने फ्लैट बुक किया, लोन ले लिया
खुद के पैसों से कंप्लीटली फंड कर लिया, सारी की सारी सेविंग्स एक झटके में एक बार सब लगा दी, 10 इंस्टॉलमेंट्स में पूरी पेमेंट कंप्लीट भी कर दी। और वो बोलते हैं कि अगर कोई बायर अपनी एक इंस्टॉलमेंट में भी लेट हो जाए ना, बिल्डर सर पेनल्टी लगा देता है। और वहीं पे बिल्डर के साइड से अगर प्रोजेक्ट 2-2 साल लेट हो जाए, कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। उन्होंने बोला हम संसद तक गए, विधायक तक गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, 13 साल हो गए, घर अभी तक नहीं मिला। और आपको पता है दिस गेट्स इवन वर्स। जिन टावर्स में एनबीसीसी ने पोजेशन दिया भी है, उसमें रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स आपको पता है क्या बता रही हैं? पावर सप्लाई की कट ऑफ की कंप्लेंट्स हैं, बेसमेंट में वाटर फ्लडिंग की कंप्लेंट्स हैं, टाइल्स और ग्रेनाइट वो गिरना शुरू भी हो चुके हैं, लिफ्ट्स 4-4 घंटे तक बंद रहती हैं, वाटर पाइप्स वो बर्स्ट होना शुरू हो गई हैं। पहला बिट्रेल वो बिल्डर ने किया, दूसरा बिट्रेल उनको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ने किया, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे जो सेम प्लॉट पर अब लग्जरी अपार्टमेंट्स जहां वो खुद होम बायर्स रह भी नहीं पाएंगे, वो अप्रूव कर दिया। फाइनेंशियली हो सकता है शायद ये सही मूव हो, बट आप उस होम बायर के बारे में एक बार सोचो यार। यहाँ एक ही कॉन्सेप्ट आता है जो इस वीडियो का कोर है, डिलेड अकाउंटेबिलिटी ट्रैप। इसका मतलब सिंपल है, पेमेंट तो आप आज देने वाले हो और डिलीवरी का प्रॉमिस कल होता है, अकाउंटेबिलिटी तो सर सालों के बाद आती है। एक होम बायर का पैसा, मेंटल पीस, फैमिली पीस, रिटायरमेंट सब कुछ फंस चुका है। रियल एस्टेट सबसे ज्यादा डेंजरस ही तब होता है जब कलेक्शन तो इमीडिएट हो बट उस बिल्डर की अकाउंटेबिलिटी वो डिलेड हो। आम्रपाली में हर एक्टर के पास अलग कंट्रोल था, बिल्डर के पास कंस्ट्रक्शन कंट्रोल, बैंक्स के पास ईएमआई का रिकवरी कंट्रोल, अथॉरिटी के पास लैंड और अप्रूवल्स का कंट्रोल, कोर्ट के पास फाइनल इंटरवेंशन का कंट्रोल, बायर के पास क्या थे? रिसीट्स, अग्रीमेंट्स, कोर्ट की डेट्स और सबसे बड़ी चीज उम्मीद। खुद सोच के देखिए, इस सिचुएशन में हर कोई पावरफुल था, बस सबसे वीक वही था जिसके खुद के पैसे लगे हुए थे। और अब आप ये सोच रहे हो कि यार अब मैं क्या कर सकता हूँ या कोई भी होम बायर कर ही क्या सकता है। एक चीज मैं आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली का पैसा इसलिए नहीं फंसता क्योंकि वो गलत है, वो इसलिए फंसता है बिकॉज 50 एडवाइजर्स रखे हुए हैं। एक बैंक वाला अपनी ईएमआई बेच रहा है, ब्रोकर अपने बिल्डर को बेच रहा है, इंश्योरेंस एजेंट आपको अपना ही इंटरेस्ट बेचेगा, सीए वो आपको अपना इंटरेस्ट बेचेगा। कभी एक आदमी को जो फाइनेंशियली इतना अवेयर नहीं है उसको कभी पूरी पिक्चर मिल ही नहीं पाती। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव गोयला फाइनेंशियल सर्विसेज, जो एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कंपनी है। वो आपके पूरे पोर्टफोलियो को देखेंगे एंड फिर अंडरस्टैंड करेंगे आपके गोल्स क्या हैं, उसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो ठीक है नहीं है, कौन से स्टॉक्स उसमें आपको खरीदनी चाहिए बेचनी चाहिए, कौन से टाइप की एसेट्स, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड्स आपको रखनी चाहिए बेचनी चाहिए। ऑल इन ऑल आपका एक पर्सनल सीएफओ। इसके लिए एक वेल्थ डायग्नोस्टिक कॉल रखा गया है जो अभी बिल्कुल फ्री है। आप नीचे लिंक में जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। आधे घंटे के लिए टीम आपके साथ बैठेगी और आपको एक अनबायस्ड एडवाइस और क्लैरिटी मिलेगी ऑन योर ओन पोर्टफोलियो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक चीज, ये एक डिस्कवरी कॉन्वर्सेशन है, ये कोई सेल्स पिच नहीं होगी। अगर आपके लिए फिट है तो आप आगे बढ़ते हैं, फिट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, डोर ओपन है, चॉइस आपकी है। और अगर वीडियो की इतनी रिसर्च, इस टाइप की एनालिसिस आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमें हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है। अब आते हैं सोल्यूशन जो आप इस वीक खुद करना शुरू कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप, रेरा से वेरीफाई करिए प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, खुद ऑफिशियल स्टेट रेरा वेबसाइट पर चेक करिए। अगर सिर्फ ब्रोशर पर नंबर प्रिंटेड है उस पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है। बिल्डर से आप मांगो जो लेटेस्ट क्वार्टरली रेरा अपडेट और कंप्लायंस है वो दिखाए। स्टेप 2, बैंक अप्रूवल को गारंटी मत समझना। बहुत ब्रोकर्स आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स बेचेंगे कि ये बैंक इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करके लोन दे रहा है तो ये प्रोजेक्ट कितना अच्छा होगा। ये किसी भी टाइप की गारंटी नहीं है। कल को प्रोजेक्ट फेल कर जाएगा, बैंक आपसे पैसे निकाल के ही छोड़ेगा। और हिस्ट्री ने हमें बता दिया है कि बैंक अप्रूवल डज नॉट मीन एनीथिंग। बिल्डर की रेरा हिस्ट्री चेक करिए, इनकी कितनी कंप्लेंट्स आई थी, इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स क्या टाइम पे गए थे या नहीं गए थे। एक बार डायरेक्टर्स का नाम ऑनलाइन सर्च करिए। और अगर आपको दिखता है कि डायरेक्टर का और भी बिजनेस है, फिल्म्स में या किसी और चीजों में बिजनेस है, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। स्टेप 4, पेमेंट डिसिप्लिन को समझना है। ज्यादातर लोग कंस्ट्रक्शन लिंक प्रोग्राम ही लेते हैं, जितना जितना कंस्ट्रक्ट होता है उसके हिसाब से पेमेंट देते हैं। आप खुद साइट विजिट करो, खुद देखो, आप फोटोज लो, उसी के हिसाब से पेमेंट दो। अगर पेमेंट वो पहले मांग रहा है, कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, मना कर दीजिए। लार्ज अपफ्रंट पेमेंट या डिस्काउंट के चक्कर में आपको कभी नहीं जाना। स्टेप नंबर 5, अपने आप को ओवर लेवरेज मत करिए। अगर आप ऐसा अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस लेने की सोच रहे हैं तो कैलकुलेट करिए कि अभी आप रेंट कितना दे रहे हैं, अगर आप रेंट दे रहे हैं तो, और ईएमआई का बर्डन कितना बैठेगा। ऐसी ईएमआई आपको बिल्कुल भी नहीं देनी जो अगर 1-2 साल ज्यादा हो गई तो आपकी फैमिली के फाइनेंस को ब्रेक कर दे। खुद पूछिए, अगर ये घर मिलने में 5 साल डिले मुझे हो गया तो क्या मैं रेंट और ईएमआई साथ ही साथ अफोर्ड कर पाऊंगा मेरे फैमिली के खर्चों के साथ। स्टेप नंबर 6,
एग्जिट प्लान आपका हमेशा रेडी होना चाहिए। अग्रीमेंट पे डिले क्लॉजेस क्या लिखे हैं, एग्जिट टर्म्स क्या लिखे हैं, रिफंड क्या लिखा है, कॉम्पनसेशन क्या लिखा है, ये सारे टर्म्स आपको खुद पढ़ने हैं, किसी पे भरोसा नहीं करना है। जब भी आपको डील करने जाए ना, थिंक ऑफ द वर्स्ट सिनेरियो। उस सिनेरियो में क्या होगा आपको वो कंसिडर करना है। सारे ईमेल्स, रिसीट्स, जो भी कम्युनिकेशन आपको बिल्डर से मिल रहा है, वो सब आपको एक जगह बचा के रखना है। घर आपको इमोशन से नहीं, बिल्डर वेरिफिकेशन से चूज करना है। याद है आपको वो कांस फिल्म फेस्टिवल का स्टेज जो मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था? फोटोग्राफर्स क्लिक कर रहे हैं, अनिल शर्मा मुस्कुरा रहे हैं, उनकी फिल्म का प्रीमियर जो है डियर फ्रेंड हिटलर। उसी सेम वक्त भुवन चंद दिमरी रेंट पे रह रहे थे और बच्चे स्कूल जा रहे थे। उसी वक्त वीरेश कुमार शर्मा EMI भर रहे थे और पोजेशन की उम्मीद पे वेट कर रहे थे। विनय कुमार सिंह ने अपनी सारी सेविंग्स आम्रपाली को दे चुके थे और वेट कर रहे थे कि अगला लाइफ का स्टेप क्या होगा। और उसी वक्त एक और बायर अपने फादर के साथ प्लानिंग कर रहा था कि हम अपने गृह प्रवेश के फंक्शन में किस किस रिलेटिव को बुलाएंगे। इन लोगों पे कोई कैमरा नहीं था, इन लोगों के लिए कोई तालियां नहीं थी, इन लोगों को मिला सिर्फ और सिर्फ इंतजार। आज 14 साल बाद फिल्म के बारे में सब भूल गए। अनिल शर्मा वो जेल चले गए और एक पिता दुनिया से ही चले गए अपनी मेहनती कमाई का फ्लैट देखने से ही पहले। और वेट अभी तक चल रहा है। इस वीडियो का सिर्फ एक ही मैसेज मैं देना चाहता हूँ, ग्लैमर को एविडेंस की तरह मत लीजिए, ब्रांड एम्बेसडर और फंड डिसिप्लिन को इक्वल मत मानिए, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट और प्रोजेक्ट सेफ्टी इक्वल नहीं होती। और जब आप अपनी लाइफ का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपना खुद का घर, इमोशन से नहीं वेरिफिकेशन करके सोचना है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे ना, तो कोई NBCC या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट आपके ही सपनों में हाई एंड अपार्टमेंट्स बनाने का अप्रूवल दे देंगे, उस उम्मीद में कि आपके पैसे वापस आ जाएं। और पैसे तो शायद वापस आ भी जाएं, बट एक ऐसी चीज है जो कभी वापस नहीं आ सकती, वो है टाइम। और जीवन इन्हीं टाइम से बनता है भाई।